हाँ जी बच्चों, आज का अपना टॉपिक रहेगा बेटे कोलिजन। कल थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, इसे दोबारा से डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से। कोलिजन क्या है बेटे? दो ऑब्जेक्ट्स का टकराना। दो का ज़रूरी नहीं है दो से ज़्यादा हों, बट कम से कम दो होने चाहिए अगर टकराना है तो ना। तो मिनिमम टू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से अगर स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो इस इवेंट को कोलिजन कहते हैं। तो जो कोलिजन है बेटे, ये रूटीन लाइफ में हर जगह पर हम देखते हैं। हमारे रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आमने सामने टकराती रहती हैं। कुछ इवेंट्स हम जब देखते हैं तो उसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, ये सब कोलिजन के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्कस करते हैं, हमने जब डिस्कस किया, मैंने आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ में एक एग्जांपल बताया कि जब हमने एक बॉल को लेकर दीवार पर फेंक कर मारा तो बॉल ने दीवार पर कुछ फोर्स लगाया और दीवार ने बॉल पर उल्टी डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाया, तो इसलिए बॉल हम तक वापस आ गई। तो कई बार बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर जो कोस्को की बॉल है वो तो वापस आ जाती है, लेकिन अगर आप लेदर की बॉल लेते हैं तो वो वापस नहीं आती। या मान लीजिए हम एक पत्थर फेंक कर मारेंगे तो वो हमारे तक वापस नहीं आएगा। तो क्या वहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं लगता? ऐसा नहीं है, न्यूटन्स थर्ड लॉ तो लगेगा ही। जो लॉज हम पढ़ रहे हैं बेटे, उनमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बात यहाँ पर है टाइप ऑफ कोलिजन की। जो पहला एग्जाम्पल हमने कोस्को की बॉल का लिया, उसमें एग्जाम्पल था इलास्टिक कोलिजन का। तो कोलिजन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। अगर हम परफेक्ट की बात करें, अदरवाइज दोनों इनके बीच में हो सकते हैं। कोई भी एक कोलिजन जो पूरी तरह से ना इलास्टिक है ना पूरी तरह से इन इलास्टिक है, उसे हम पार्शियली इलास्टिक या फिर पार्शियली इन इलास्टिक के नाम से बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हम कोलिजन दो टाइप का होता है, एक है इलास्टिक कोलिजन, एक है इन इलास्टिक कोलिजन। तो जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया जिसमें बॉल हमारे तक वापस आ गई दीवार से टकरा के, वो इलास्टिक कोलिजन है। और दूसरा जब हमने लिया जिसमें जो पत्थर हमने फेंक कर मारा वो वापस नहीं आया, वो वहीं रुक गया, इसका मतलब वो इन इलास्टिक कोलिजन है। और एक है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मान लीजिए हम आटे को गूंथ कर और एक गेंद बनाकर फेंक कर मारें तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया, टोटल लॉस ऑफ एनर्जी। परफेक्टली इन इलास्टिक मीन्स टोटल लॉस ऑफ एनर्जी। तो हम इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन को किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटे? टाइप ऑफ कोलिजन हमारे पास कितने हैं? एक तो हो गया इलास्टिक कोलिजन और एक क्या हो गया? इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या है? एक ऐसा कोलिजन दो ऑब्जेक्ट्स का जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहे। तो दो चीजें यहां पर कंजर्व रहती हैं बेटे। नंबर वन, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। कंजर्व मीन्स कांस्टेंट रहना, यानी चेंज नहीं होगी, लॉस नहीं होगा। और दूसरा क्या रहता है बेटे? लीनियर मोमेंटम। मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो पी वेक्टर लिख दूं, लीनियर मोमेंटम। तो पी वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व, एक ही बात है। तो इस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं बेटे इलास्टिक कोलिजन। और अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इन इलास्टिक कोलिजन में बेटे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो क्या होता है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है बेटे? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का नुकसान हो गया। ज्यादातर हमारी रूटीन लाइफ में होने वाले एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल दे आर रिलेटेड टू इन इलास्टिक कोलिजन। वो अलग बात है कि वो परफेक्टली इन इलास्टिक ना होकर पार्शियली इन इलास्टिक है, क्लियर, बट देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। तो इन इलास्टिक कोलिजन में नंबर एक बात ये है बेटे, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। या आप ये कह सकते हैं कि इसमें क्या रहता है? लॉस ऑफ एनर्जी रहता है। क्या रहता है बेटे? लॉस ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, लीनियर मोमेंटम बताओ। लीनियर मोमेंटम हमने न्यूटन का पहला लॉ पढ़ा था। न्यूटन्स के पहले लॉ में हमने क्या पढ़ा कि जब तक कोई बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी, है ना। ठीक इसी प्रकार से हमने मोमेंटम वाले केस में भी पढ़ा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमने क्या पढ़ा कि जब तक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा मोमेंटम चेंज नहीं करेगी। वहां पर कौन से मोमेंटम की बात हो रही है? लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। तो यहाँ भी लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? मुझे एक बात बताओ बेटे, जब बॉडीज टकराती हैं, जब बॉडीज कोलाइड करती हैं, तो फोर्सेज उनमें आपसी इंटरनल होता है या बाहर से कोई लगा रहा होता है? मान लीजिए दो कारें टकराई आपस में, तो दो कारें टकराई तो दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया। तो सिस्टम में तो दोनों कारें हैं ना हमारे पास, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग्स। सिस्टम जो अंडर ऑब्जर्वेशन है और सराउंडिंग जो बच गया, तो दोनों कारें जो टकराई वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो इसका मतलब सिस्टम में कौन है? दो कारें या एक कार? दो कारें।
तो दोनों जब टकराई तो दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया, तो वो इंटरनल हुआ कि एक्सटर्नल हुआ? इंटरनल। और जब फोर्स इंटरनल लगते हैं तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहता है बेटे? कांस्टेंट रहता है। तो चाहे टाइप ऑफ कोलिजन कैसा भी हो, टोटल लीनियर मोमेंटम दोनों टाइप के कोलिजन में कांस्टेंट रहता है। तो दूसरे पर हम कहेंगे कि पी वेक्टर बराबर क्या रहता है बेटे? कांस्टेंट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो बात करते हैं, पक्की बात है? तो दो टाइप के कोलिजन है, एक है इलास्टिक कोलिजन, एक है इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है बेटे, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम दोनों की एक एक करके बात करेंगे। अच्छा, एक बात और भी ध्यान देने वाली है, हमने अभी रिसेंटली जो पिछली यूनिट पढ़ी उसमें हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा और मोशन इन प्लेन भी पढ़ा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कोलिजन में भी एक स्ट्रेट लाइन में टकराना और एक प्लेन में टकराना दोनों की बात कर सकते हैं। सही है और नो? तो हम बात करेंगे कोलिजन इन स्ट्रेट लाइन और फिर कोलिजन इन ए प्लेन। तो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं इलास्टिक कोलिजन स्ट्रेट लाइन। इलास्टिक कोलिजन स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। तो हमारे पास आ जाएगा बेटे इलास्टिक कोलिजन इन स्ट्रेट लाइन कह लो या वन डायमेंशन कह लो, एक ही बात। अब इसमें ना बेटे सभी अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपका जनरल आइडिया बढ़िया होना चाहिए। जनरल आइडिया बढ़िया होगा तो आप हर एक किताब की कही हुई बात को समझ जाओगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सब बच्चों के पास एक जैसी किताबें हों। और अभी तो हो सकता है कि आप बच्चों के पास एनसीईआरटी हो, लेकिन बाद में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ रहे हो तो उसमें अलग तरीके से आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो अगर हमारा जनरलाइजेशन बढ़िया होगा तो हमारा कंसेप्ट के ऊपर पकड़ बनेगी। तो हम जनरलाइजेशन की तरफ चलेंगे इलास्टिक में। तो जनरलाइजेशन में देखिए बेटे, मान लेते हैं कि दो बॉडीज हैं वो चल रही हैं, दोनों बॉडीज चल, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो दूसरी बॉडी को रुका हुआ माना गया है, इस बॉडी को मान लिया रेस्ट में। तो वो तो स्पेशल केस है, हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। हम मान रहे हैं कि दोनों बॉडीज चल रही हैं। अगर ये बॉडी चल रही है u1 स्पीड से और ये बॉडी चल रही है u2 स्पीड से दी गई डायरेक्शन में, और फिर ये दोनों बॉडीज इसी टाइम पर टकरा जाती हैं और फिर ये अलग अलग चलने लगती हैं। इसकी वेलोसिटी चेंज होगी बेटे v1 और इसकी वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गई? v2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमने सिर्फ माना है कि दो बॉडीज हैं, पहले वो u1 u2 वेलोसिटी से चल रही थी, टकराने के बाद वो v1 और v2 वेलोसिटी से चलने लग गई। टकराने से मास में कोई चेंज होगा नहीं। क्लियर हुआ? फाइन। अब देखो बेटे, अब दो बातें हैं, क्योंकि हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और लीनियर मोमेंटम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे और इक्वेशन को जब जरूरत पड़ेगी तब यूज कर लेंगे। तो देखो बेटे, टकराने से पहले पहली बॉडी का अगर मास m1 है, दूसरी का m2 है, तो पहली बॉडी का मोमेंटम कितना होगा? m1 u1। मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है बेटे? मास इनटू वेलोसिटी। तो पहली बॉडी का मोमेंटम कितना होगा? m1 u1। बेटर है हम ऊपर वेक्टर लगा दें, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी बॉडी का मोमेंटम कितना होगा? और टोटल मोमेंटम कितना होगा? दोनों का सम कर देंगे। वैसे तो हम वेक्टर सम करेंगे, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये सीधा ही जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब टकराने के बाद की बात करते हैं। आफ्टर कोलिजन पहली बॉडी का मोमेंटम कितना हो गया बेटे? m1 v1 और दूसरी बॉडी का और टोटल मोमेंटम, और हम कह रहे हैं कि मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जितना मोमेंटम पहले है उतना ही बाद में। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई बेटे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। एक इक्वेशन कहां से आई हमारे पास? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी, अब समझिए। अब हम क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर क्या होगा बेटे? पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जोड़ने पर क्या आ जाएगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। टोटल काइनेटिक एनर्जी, भाई टकराने से पहले दोनों बॉडी की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन हमें एक बॉडी की बात नहीं करनी, हमें दोनों की बात करनी है। तो क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बेटे? पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरी की काइनेटिक एनर्जी, और टोटल करने के लिए क्या कर देंगे? ये वेक्टर सम है कि एल्जेब्रिक सम है? एल्जेब्रिक सम क्यों हो रहा है? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। एक ही डायरेक्शन में होने से कोई हमने एल्जेब्रिक सम नहीं किया। एक ही डायरेक्शन में होने से वेक्टर सम और एल्जेब्रिक सम का रिजल्ट एक ही आता है। करते तो वेक्टर सम ही अगर क्वांटिटी वेक्टर है, बट इधर क्वांटिटी स्केलर है।
काइनेटिक एनर्जी स्केलर और वेक्टर? स्केलर, इसलिए कैसा सम करेंगे? एल्जेब्रिक सम करेंगे। हाँ जी, टकराने के बाद में पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, अरे बोलो भाई, और दूसरी की, और टोटल दोनों का वेक्टर सम या स्केलर सम? अब क्या करते हैं इसको, क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉस तो होता नहीं, तो इसलिए ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई बेटे। इसमें हम चाहें तो 1/2 दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ 1/2 है तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चाहे करो कैंसिल या नहीं करो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटे, इक्वेशन नंबर 2। ये जनरल कोलिजन है बेटे, जनरल कोलिजन। भाई टकराएगा तो ये 2 रूल लगेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं भाई? पहले एक बॉडी रुकी हुई है, पहले एक बॉडी हमने मान लिया कि ये जो पहली बॉडी है m1, ये u1 स्पीड से चल रही है, और जो m2 है वो रुकी हुई है, यानी u2 की वैल्यू 0 ले ली हमने। u2 की वैल्यू क्या ले ली बेटे? 0। फिर ये टकराई, और टकराने के बाद मान लेते हैं दोनों बॉडी चलने लगी। टकराने के बाद दोनों ही चलने लगी, सपोज करते हैं। तो ये आपके पास m1 चलने लगी v1 से, और m2 चलने लगेगी v2 से। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना बेटे। अब बताओ यहाँ पर मोमेंटम कितना? अब हम थोड़ा कम टाइम में ज्यादा बातें करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूं मैं। पहली बॉडी का मोमेंटम m1 u1, दूसरी का मोमेंटम 0। हाँ जी, टकराने के बाद में पहली बॉडी का मोमेंटम, दूसरी बॉडी का मोमेंटम। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो बस यहाँ से ये 0 हट जाएगा। तो ये आ गया बेटे m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी से क्या आ जाएगा बेटे? हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो 0 ही है, इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्की बात है? अब हम क्या करते हैं, अब हम ये मान लेते हैं कि दोनों बॉडीज एक ही मास की है। दोनों बॉडीज का मास क्या है? सेम है। अगर दोनों बॉडीज का मास सेम है, इफ m1 इज इक्वल टू m2, और दोनों को हम m के बराबर ले लेते हैं। दोनों को किसके बराबर ले लेते हैं? तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटे? यहाँ से आपके पास m कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो u1 बराबर क्या आ जाएगा बेटे? v1 प्लस v2। u1 बराबर क्या आ जाएगा? v1 प्लस v2। और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटे? हाफ तो कैंसिल ही हो जाएगा। u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास स्पेशल केस बनते रहेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, ये हमारा जनरल रिजल्ट था जब दोनों बॉडीज चल रही थी। इसमें हम एक और चीज को अभी समझना चाहेंगे। ध्यान देना बेटे, अगर हम यहां से 1/2 को कैंसिल कर दें, कोई दिक्कत नहीं, और फिर क्या करें, फर्स्ट बॉडी की दोनों टर्म्स एक साइड कर लें और सेकंड बॉडी की दोनों टर्म्स एक साइड कर लें, तो यहां से क्या मिलेगा, मैं इसी के साथ में लिख दूं रेड में, या फिर थोड़ा इधर लिख देते हैं। देखो बेटे, अगर मैं यहां लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। इज इट ओके? हमने क्या करा, फर्स्ट बॉडी की दोनों टर्म्स एक साइड कर ली और सेकंड बॉडी की दोनों टर्म्स एक साइड कर ली। अब इसमें वो स्पेशल केस लगा देते हैं कि इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, अगर दोनों बॉडी एक जितने ही मास की हैं तो क्या हो जाएगा बेटे, मास दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या, u1 माइनस इज इक्वल टू v2 माइनस u2। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को यहाँ पर? ठीक है जी, ये रिजल्ट हमने शायद कल भी डिस्कस किया था। ओके फाइन। सिमिलरली यहां से हमें क्या मिलेगा, इसको भी दोनों एक तरफ कर लीजिए, m1 u1 स्क्वायर और ये वाला इधर ले जाओ, क्या बन गया बेटे, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे, m1 और m2 दोनों को बराबर ले लेंगे और बराबर लेके क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया बेटे, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। कोई दिक्कत?
इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं? इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो देखिए, हाँ जी, इक्वेशन 4 क्या थी हमारे पास? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस u। इक्वेशन 3 क्या थी बेटे? u1 माइनस v1 v2 माइनस u2। क्या यही थी? अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला लगा दें तो क्या बन जाएगा? ये u1 माइनस v1 इज इक्वल इनटू u1 प्लस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी बच्चे को? यहाँ भी सेम फार्मूला लगाएंगे, v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल। से यस और नो? तो यहाँ क्या बचेगा बेटे? u1 प्लस v1 इज इक्वल टू क्या बचेगा? v2 प्लस u2, v2 प्लस। एनी डाउट? अब देखो, अब मैं वापिस से इसे रीसफल कर रहा हूं, u2 को इधर ले गया तो u1 माइनस क्या आ गया और इधर क्या आ गया? अब देखो और मुझे बताओ कि यहां से क्या रिजल्ट आप बच्चों को समझ आ रहा है? ये क्या शो हो रहा है बेटे? u1 माइनस u2 क्या शो कर रहा है? ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। ये बॉडी हमारे पास u2 स्पीड से इधर जा रही है, ये बॉडी u1 स्पीड से जा रही है और ये टकराएंगे। इसका मतलब u1 u2 से ज्यादा है, तभी तो पीछे से जाके टकरा सकती है वो। अगर ज्यादा है इसका मतलब u1 में से अगर मान लेते हैं कि इसको अपन 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं और इसको 12 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, तो u1 माइनस u2 क्या शो कर रहा है बेटे? 12 माइनस 10 2 मीटर पर सेकंड, यानी ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। ये क्या है बेटे? वेलोसिटी ऑफ, यानी वो वेलोसिटी जिससे पीछे आने वाली बॉडी आगे जाने वाली बॉडी को अप्रोच कर रही है। हाँ या ना? एक सेकंड में 2 मीटर उनके बीच की दूरी कम हो रही है रेगुलरली। सो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक इसी प्रकार टकराने के बाद में ये बॉडी जो है ये v2 स्पीड से चलने लगी, ये बॉडी v1 स्पीड से चलने लगी। अब आगे वाली आगे चली जाएगी ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं। ध्यान देना, ये बॉडीज दोनों नजदीक आ रही हैं, फिर टकराए, फिर सेपरेट हुए। तो ये v2 माइनस v1 क्या शो कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या शो कर रहा है? तो यहां से हमें क्या मिला बेटे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर क्या आ गया बेटे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जिस वेलोसिटी से एक दूसरे के पास आ रही थी वो अब उसी वेलोसिटी से एक दूसरे से दूर जाएंगी। हाँ या ना? इसको बढ़िया ढंग से समझने के लिए मान लीजिए कि ये पहले 12 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, फिर दोनों बॉडीज टकरा गई और फिर दोनों अलग अलग हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको 10 से चलना चाहिए और इसको 12 से चलना चाहिए। ये सर नो बेटे? इसी वजह से अगर सेम मास की बॉडीज होती हैं, अगर सेम मास की बॉडीज होती हैं तो वो वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेती हैं। इलास्टिक कोलिजन में वो क्या कर लेती है? वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेती हैं। यानी पहली बॉडी जिस वेलोसिटी से चल रही थी टकराने से पहले, उस वेलोसिटी से टकराने के बाद दूसरी बॉडी चलेगी, और टकराने से पहले जिस वेलोसिटी से दूसरी बॉडी चल रही थी टकराने के बाद उस वेलोसिटी से पहली बॉडी चलेगी। तो इसलिए दोनों बॉडीज आपस में क्या कर लेती है बेटे? वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेती हैं और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर हो जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर क्या हो जाता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आपको आइडिया हो गया कोलिजन के बारे में? सिर्फ 2 बातें मेन रूप से आपको ध्यान रखनी है, बाकी सारी चीजें जब न्यूमेरिकल आएंगे हमारे सामने तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। नंबर 1 बात, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। कितनी भी बॉडी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, टकराने से पहले उनकी जितनी काइनेटिक एनर्जी थी सबका एडिशन यानी सबका सम बराबर क्या होगा? टकराने के बाद सबका काइनेटिक एनर्जी का सम। क्लियर? दूसरी बात कि टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा बेटे? कांस्टेंट रहेगा। टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है जी। तो ये जो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे उसका ये भी एक एग्जांपल है। न्यूटन्स क्रैडल हमने देखा है ना, न्यूटन्स क्रैडल जिसमें धागे के साथ ऐसे स्फेरिकल बॉल्स लटकी होती हैं। यस और नो? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ये वाली जो बॉल है इसको यहाँ पर लाके और छोड़ते हैं, फिर ये बॉल जाके इससे टकराती है। इसे 1 नंबर बोलते हैं, 2, 3, 4।
तो 1 नंबर बॉल आके 2 नंबर से टकराएगी और 2 और 3 रेस्ट पर रहेगी और 4 नंबर चलने लगेगी। यस, तो ये इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है बेटे। ये किसका एग्जांपल है? इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। अगर इसे हम 2 ही बॉल तक रखें, इस एग्जांपल को कितनी बॉल तक रखें? सिर्फ 2 ही बॉल तक। मान लेते हैं कि बॉल नंबर 2 और 3 ये 2 ही बॉल है। अगर 2 नंबर बॉल को यहाँ पर लाकर हम छोड़ें तो जब ये टकराएगी तो 2 नंबर तो रेस्ट में आ जाएगी, 3 नंबर चल पड़ेगी। और जब 3 वाली आगे वापस टकराएगी तो 2 वाली चल पड़ेगी, 3 वाली रेस्ट में आ जाएगी। तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही है कि नहीं हो रही? एक बॉल रेस्ट में है, दूसरी आगे टकराती वो तो रेस्ट में हो गई और अगली सेम वेलोसिटी से चल पड़ी। फिर वो वापस आई और टकराई, ये तो रेस्ट में आ गई और ये सेम वेलोसिटी से उल्टी डायरेक्शन में चल पड़ी। से यस? एनी डाउट टू एनीबॉडी? सो दिस इज आल्सो रिलेटेड टू कोलिजन. This is also related to collision. Also related to conservation of linear momentum. Related to conservation of linear momentum. Any doubt to anybody? No sir. ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये कोलिजन इन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन की हमने बात करी। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन या फिर इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन।